आज हम अपने कक्षा 8वीं का नागरिक शास्त्र का चौथा पाठ देखने वाले हैं, भारत की न्यायपालिका। इसके पहले जो हमने पाठ देखे भारतीय संसद तथा इसके बाद कार्यकारी मंडल, इसमें हमने संसद के लोकसभा और राज्यसभा इन सदनों की जानकारी ली। इसके साथ साथ कार्यकारी मंडल के कार्य क्या होते हैं, उसकी संरचना कैसे होती है, इसके बारे में हमने जानकारी ली। आज हम इस पाठ में भारत की न्यायपालिका किस तरह से है, उसके कार्य, उसके स्वरूप, इसकी जानकारी हम लेने वाले हैं। जब देखिए समाज में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनमें अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है। प्रत्येक समाज की अपनी जो श्रद्धाएं हैं, मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, वो भिन्न होती हैं। और इसी वजह से ऐसे जो भिन्न प्रथाएं, परंपराएं, भिन्न विचार, दृष्टिकोण, मान्यता, इनमें कभी कभी मतभिन्नता बढ़ने के बाद संघर्ष होता है। तो उस समय उस संघर्ष का निपटारा करने के लिए न्याय व्यवस्था की आवश्यकता होती है, कानून की आवश्यकता होती है। इसीलिए निष्पक्ष पद्धति से इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए कानून का सहारा लेना आवश्यक है। और यहाँ पर इसीलिए जो अपनी न्याय व्यवस्था है वो निष्पक्ष चाहिए, ऐसा कहा जाता है। भारत में भी देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी कार्यकारी मंडल, विधानमंडल से न्याय व्यवस्था ये अलग रखी है, स्वतंत्र रखी है। देखिए कभी कभी व्यक्ति और शासन संस्था ये जो है अपने अपने हित संबंधों को लेकर दोनों में संघर्ष होता है। तो शासन का कोई निर्णय अथवा कानून है वो अगर लोगों को अन्यायकारी लगता है तो उसके विरोध के लिए व्यक्ति न्यायालय में न्याय मांग सकता है। तो इसीलिए न्याय व्यवस्था की आवश्यकता होती है। शासन संविधान में निहित जो भी नियम है, जो भी कानून है, उस कानून के अनुसार व्यवहार करती है या नहीं, शासन कार्य चलते हैं या नहीं, इसलिए न्यायपालिका को न्यायालयीन सक्रियता का अधिकार दिया गया है। समाज के जो दुर्बल घटक हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, दिव्यांग हैं, ये जो समाज के वंचित घटक हैं, इनको न्यायालय के मुख्य प्रवाह में लाने का कार्य, उनको मदद करने का कार्य न्याय व्यवस्था द्वारा किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर न्याय व्यवस्था की आवश्यकता बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्वतंत्र, समता, न्याय और लोकतंत्र के जो लाभ हैं, जो अपने आम आदमी को, सामान्य मनुष्य को मिले और जो लोकशाही है उसकी व्याप्ति बढ़े और लोकतंत्र जो सशक्त बने, इसीलिए कानून का शासन प्रस्थापित करने की आवश्यकता होती है। और ये जो कानून का शासन है, कानून का अधिराज्य है, वो केवल और केवल न्यायपालिका के माध्यम से ही किया जा सकता है। समाज में गरीब, प्रगत, अप्रगत, सुशिक्षित, गरीब, महिलाएं, पुरुष, इन सबको कानून के सामने समान माना जाता है और उनको समान न्याय भी प्राप्त होता है। वो केवल और केवल अपने भारतीय संविधान ने जो न्यायपालिका की संरचना बताई है, इस वजह से न्यायदान के समय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है। कानून के अनुसार विवादों का हल निकाला जाता है। कोई गुट हो, कोई व्यक्ति हो, वो अगर दबाव की, तानाशाही की नीति अपनाता है तो उस नीति पर, उस व्यवहार पर रोक लगाने का कार्य किया जाता है न्यायपालिका द्वारा। तो हमने इन सब पॉइंट में देखा कि न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए पहला पॉइंट हमने देखा कि न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों होती है कि समाज के विभिन्न विचारों वाले व्यक्तियों में अगर संघर्ष हो तो वो संघर्ष किस तरह से हल किया जाए, इसलिए न्याय व्यवस्था आवश्यक होती है। सरकार संविधान के नियमों के अनुसार शासन चला रही है या नहीं चला रही है, ये देखने के लिए न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। जो लोकशाही के जो मूल्य हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये जो है उनकी रक्षा हो,
और लोकतंत्र की व्याप्ति बढ़े इसलिए न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। कानून का अधिराज्य स्थापन हो इसलिए न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी न्यायपालिका पर होती है, इसीलिए न्यायपालिका ये बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई हमें दिखाई देती है। अब हम देखेंगे न्यायपालिका की रचना। भारत ने संघ राज्य शासन पद्धति अपनाई है। संघ राज्य शासन पद्धति में हमने पिछले लेक्चर में भी देखा कि हमने जो संघ राज्य शासन पद्धति अपनाई है वो विकेंद्रीकृत शासन पद्धति है। यानी अपने यहाँ पे पहले भारत स्वतंत्र हुआ है और स्वतंत्र भारत ने अपने प्रशासन सुचारू रूप से चलाने के लिए घटक राज्यों का निर्माण किया है। भाषावार प्रांत रचना अपने यहाँ पे हुई है। भाषावार प्रांत रचना यानी फॉर एग्जांपल मराठी बोलने वालों का महाराष्ट्र, गुजरातियों का गुजरात, आंध्र प्रदेश, इसके साथ साथ पंजाबियों का पंजाब, ऐसे जो भाषा के आधार पर हमने अपने प्रांतों की रचना की है और अपना भारत एक संघ राज्य है। तो प्रत्येक संघ राज्य शासन पद्धति में केंद्र स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर सरकारों की स्थापना होती है। पर अपने यहाँ पे जो न्यायपालिका की संरचना है संघ राज्य पद्धति होने के बाद भी अपने यहाँ पर न्यायपालिका की रचना एक पिरामिड जैसी दिखाई देती है। यानी सर्वोच्च स्थान पर होता है सर्वोच्च न्यायालय, फिर प्रत्येक घटक राज्य में या फिर एक या दो घटक राज्य मिलके एक उच्च न्यायालय होता है और उसके बाद में होते हैं अधीनस्थ न्यायालय। इस तरह से अपने यहाँ पर न्याय व्यवस्था की रचना है। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय माना जाता है। तो इस तरह से हम उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय इन सब की संरचना, इन सब के कार्य देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश उनको प्रधान न्यायाधीश भी कहा जाता है। वह उच्चतम न्यायालय के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीश हैं और वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं। और इसके साथ साथ न्याय का कार्य किसी के दबाव में आकर नहीं होना चाहिए, इसलिए न्यायाधीश को निर्भय होकर निष्पक्षता से निर्णय देना आ सके, इसलिए न्यायालय की स्वतंत्रता अबाधित रखने के लिए भी अपने संविधान में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान बताए हैं। तो हम उन प्रावधानों के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए हम कौन सा पॉइंट देख रहे हैं कि भारतीय संविधान ने न्यायालय की स्वतंत्रता सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से प्रावधान किए हैं, यानी कौन कौन से कानून बनाए हैं, वो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहला प्रावधान है, पहला कानून है कि न्यायाधीशों की जो योग्यताएं हैं, मतलब कोई व्यक्ति न्यायाधीश पद पर किस तरह से चुना जाता है, उसकी नियुक्ति की जाती है, उसकी शर्तें अपने भारतीय संविधान में विस्तृत रूप से स्पष्ट की गई हैं। तो यहाँ पर जो उच्च न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय हैं, उनके जो मुख्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश हैं, उनकी जो शर्तें हैं वो इस तरह से कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद का कोई जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वह सबसे पहले एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने दूसरी शर्त ये है कि उन्होंने उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर 10 वर्षों तक काम किया होना चाहिए, या फिर उन्हें उच्च न्यायालय में वकालत करने का अनुभव दीर्घकालीन होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर की जाती है। फिर बाद में राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। देखिए आपको रिक्त स्थान में प्रश्न पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है, तो वहाँ पर उत्तर क्या आएगा? राष्ट्रपति। अपने स्वाध्याय में ये प्रश्न पूछा गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार किसे होता है? राष्ट्रपति का। देखिए उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीशों के नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। न्यायाधीशों को उनके सेवा की गारंटी होती है, मतलब उनका कार्यकाल निश्चित होता है। आपको पता है कि उच्च न्यायालय का जो प्रधान न्यायाधीश है अपने आयु के 62 वर्ष तक, 62 ईयर्स तक वो अपने पद पर रहता है
और सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अर्थात उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपने आयु के 65 वर्ष तक 65 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। इसके साथ साथ न्यायाधीशों को अर्जित निधि से वेतन दिया जाता है। संसद में उस पर कुछ चर्चा नहीं होती, मतलब न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाया जा सकता है पर कम नहीं किया जा सकता। संसद के सदस्य न्यायाधीशों के वेतन के बारे में संसद में चर्चा नहीं करते या उनके वेतन की निश्चिति वहाँ पर नहीं की जाती। वो जो वेतन है वो अर्जित निधि से दिया जाता है। इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसके वजह से न्यायालय निष्पक्षता से अपना न्यायदान का कार्य कर सके। न्यायाधीशों की कोई कृति है या निर्णय है वो उन निर्णयों की हम व्यक्तिगत स्तर पर आलोचना नहीं कर सकते या फिर व्यक्तिगत स्तर पर हम उसका न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अमान्य नहीं कर सकते। इसलिए वो किसी व्यक्ति ने अगर न्यायालय के निर्णय का अपमान किया तो वो एक अपराध माना जाता है और उस व्यक्ति को उचित दंड यहाँ पर दिया जाता है न्यायालय द्वारा। तो इसके वजह से न्यायालय को एक तरह से निष्पक्ष स्वतंत्रता यहाँ पर प्राप्त हुई है। न्यायालय की हम आलोचना नहीं कर सकते, इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता इस वजह से बनी रहती है। संसद को न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है, किंतु देखो न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने का अधिकार भारतीय संसद के सदस्यों को है, किंतु उसके लिए बहुत ही कठिन प्रक्रिया बताई है। न्यायाधीशों को उनके पद से उन्हें हटाना है तो उसके लिए जो प्रक्रिया है वो है महाभियोग की प्रक्रिया। अगर किसी न्यायाधीश द्वारा संविधान बाह्य कृति हुई, वर्तन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ या फिर गैर वर्तन हुआ तो इन कारणों से उनको उनके पद से हटाया जाता है और उस प्रक्रिया को महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है। आज भारत में आज तक तो किसी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है। तो इस तरह से हमने इस पॉइंट में क्या देखा कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके वजह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो अबाधित रखी जाती है। अब हम चर्चा करेंगे न्यायालय की सक्रियता। देखते हैं अपना अगला पॉइंट, न्यायालयीन सक्रियता। न्यायालय में कोई विवाद आता है तो न्यायालय उसे हल करता है। पहले जो न्यायालय का कार्यक्षेत्र था कि न्यायालय में दर्ज किए गए मुकदमों पर सुनवाई करना, उचित न्यायदान करना, पर आज हम देखेंगे तो न्यायालय का जो कार्यक्षेत्र है बड़ा ही विस्तृत हुआ है। न्यायालय की भूमिका पिछले कुछ दशकों में बदलती हुए हमें दिखाई देती है। न्यायालय जनता के हितों के बारे में, जनता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में भी न्यायालय आज पहल कर रहा है। इसी को न्यायालय की सक्रियता कहते हैं। न्यायालयीन सक्रियता के वजह से समाज के दुर्बल घटक हैं, महिला है, आदिवासी, मजदूर, किसान, बच्चे, इन्हें कानून द्वारा संरक्षण देने का प्रयास किया जाता है। संक्षिप्त में हम न्यायालयीन सक्रियता किसे कहेंगे कि जनता के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में न्यायालय जो पहल करने की भूमिका निभा रहा है उसे हम न्यायालयीन सक्रियता कहेंगे। यानी न्यायालय का जो कार्यक्षेत्र है केवल न्याय दिलाना यहाँ तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि न्यायालय का कार्यक्षेत्र विस्तृत हुआ है। सरकार द्वारा किए गए कानून यह संविधान के अनुसार है या नहीं, या सरकार संविधान के अनुसार कार्य कर रही है या नहीं, यहाँ तक न्यायालय का कार्यक्षेत्र बढ़ गया है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका न्यायालय जनहित याचिका के बारे में निभा रहा है। जनहित याचिका यानी क्या? जनता के हितों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि पर्यावरण की जो समस्याएं हैं, बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण के बारे में न्यायालय स्वयं पहल कर सकता है और सरकार की तरफ से उस पर उत्तर मांग सकता है या फिर पर्यावरणीय दृष्टि से कुछ कानून बनाने के लिए सुझाव दे सकता है। यह है जनता के हित के लिए न्यायालय द्वारा की गई पहल, उसको जनहित याचिका कहते हैं। ऐसी याचिकाएं स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, कोई व्यक्ति है या स्वयं न्यायालय
ऐसी पहल कर सकता है, ऐसी याचिकाएं न्यायालय में दर्ज की जा सकती है। तो इस तरह से न्यायालय अधिक सक्रिय हो रहा है और जनहित याचिका उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यहाँ पर एक ब्रैकेट में हमें देखने हैं उच्चतम न्यायालय के कार्य। आपको स्वाध्याय में प्रश्न पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय के कार्य लिखिए। उच्चतम न्यायालय यानी कौन सा न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय, अर्थात देश का वो अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है, उसके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होता है। तो उसके कार्य, पहला कार्य है उच्चतम न्यायालय का कि केंद्र शासन और घटक राज्य और एक से अधिक घटक राज्य, इनके बीच के जो विवाद हैं वो विवाद हल करना। यानी देखिए, एक तरफ केंद्र शासन और एक तरफ कोई घटक राज्य, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कोई भी घटक राज्य, इनके बीच किसी भी प्रश्नों को लेकर अगर विवाद है तो वो विवाद हल किया जाएगा केवल और केवल उच्चतम न्यायालय में। एक तरफ केंद्र सरकार और उसके साथ एक या एक से अधिक घटक राज्य, या दूसरी तरफ एक घटक राज्य या एक से अधिक घटक राज्य, इनके बीच के जो विवाद है वह उच्चतम न्यायालय में दर्ज किए जाते हैं। उस पर उचित न्याय देने का कार्य उच्चतम न्यायालय का होता है। इसके साथ साथ दो घटक राज्यों में कुछ विवाद है, पानी प्रश्न के बारे में लेकर विवाद चल रहे हैं या सीमा प्रश्न का विवाद है, तो वो विवाद है वो सीधे जाएंगे उच्चतम न्यायालय में। उसको सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार हम कह सकते हैं। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार यानी क्या कि जो मुकदमे केवल और केवल सबसे पहले उच्चतम न्यायालय में ही दाखिल किए जाएंगे। दूसरा कार्य है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा करने का पूरा दायित्व उच्चतम न्यायालय का होता है। इसलिए नागरिकों को रिट्स का अधिकार अपने भारतीय संविधान में दिया है। कनिष्ठ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार करने का कार्य भी उच्चतम न्यायालय करता है। राष्ट्रपति सार्वजनिक दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस पर उच्चतम न्यायालय से संवैधानिक परामर्श मांग सकते हैं। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं वो आपको याद करने हैं। 2 मार्क्स के लिए आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हमने न्यायालयीन सक्रियता के बारे में और उच्चतम न्यायालय के कार्यों के बारे में जानकारी ली है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि न्यायालयीन पुनर्विलोकन, मैं यहाँ पर संक्षिप्त में आपको बताऊँगी। न्यायालयीन पुनर्विलोकन, उसको न्यायालयीन पुनरीक्षण भी कहा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सरकार ने अगर कोई कानून संविधान के अनुसार नहीं बनाया हो या फिर सरकार द्वारा बनाया गया कानून है वो संविधान बाह्य है, ऐसा अगर न्यायपालिका को लगा तो उस कानून को रद्द करने का जो सर्वोच्च न्यायालय का अर्थात उच्चतम न्यायालय का जो अधिकार होता है उसको क्या कहते हैं? न्यायालयीन पुनर्विलोकन। ठीक है, यानी सरकार द्वारा, शासन द्वारा किया गया जो कानून है वो संविधान के अनुसार है या नहीं, ये जो जांच पड़ताल करने का जो न्यायालय का अर्थात उच्च न्यायालय का जो सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार होता है उसको क्या कहते हैं? न्यायालयीन पुनर्विलोकन। तो इस तरह से न्यायालयीन पुनर्विलोकन भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे कि भारत का उच्च न्यायालय। आपको मैंने पहले ही बताया है कि भारतीय संविधान में भारत ने संघ राज्य शासन पद्धति का स्वीकार किया है। तो इस तरह से एक घटक राज्य या एक और 2 घटक राज्य मिलकर ऐसे प्रत्येक घटक राज्य का उच्च न्यायालय होगा। भारत में ऐसे कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। महाराष्ट्र और गोवा के लिए एक उच्च न्यायालय। इस तरह से उच्च न्यायालयों के कुछ खंडपीठ भी होते हैं। तो इस तरह से उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वो हमने देखा। तो इस तरह से उच्च न्यायालय के कुछ कार्य हैं। पहला कार्य, अपने अधिकार क्षेत्रों में जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उन पर नियंत्रण रखने का और देखरेख करने का महत्वपूर्ण कार्य उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी उच्च न्यायालय की होती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राज्यपाल उच्चतम न्यायालय
के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे परामर्श ले सकते हैं। इस तरह से उच्च न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, वो आपको ध्यान से पढ़ने हैं और याद करने हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर एक अपना पॉइंट रह गया है कि एक उदाहरण है, देखिए ब्रैकेट में आपको दिख रहा है कि न्यायालय ने चुनाव में खड़े रहने वाले प्रत्याशियों को उनकी संपत्ति और आय तथा शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी शपथ पत्र द्वारा देने के लिए कहा था। प्रत्याशियों की सही जानकारी के आधार पर मतदाता मतदान कर सके, यह उसके पीछे यह प्रमुख उद्देश्य था। तो अपनी चुनाव प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी करने का यह प्रयत्न नहीं है, यह प्रश्न आपको पूछा गया है। इसके संदर्भ में आप क्या करोगे कि न्यायालय ने क्या और कौन कौन से आदेश दिए हैं, इसकी जानकारी आप इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करोगे। अब हम देखेंगे जिला न्यायालय। जिला स्तर पर यानी उच्च न्यायालय के बाद जो अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय है मुंबई, तो मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत प्रत्येक ज़िले में, महाराष्ट्र के प्रत्येक ज़िले में जिला न्यायालय की स्थापना की जाती है और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। जिला और तहसील स्तर पर न्यायालयों से लोगों का हमेशा संबंध आता है, ये आपने भी देखा होगा। तो प्रत्येक ज़िले में क्या होता है, एक ज़िला न्यायालय होता है और उसका एक न्यायाधीश होता है, उसे कहते हैं जिला न्यायाधीश। तो इस तरह से देखिए ये जो भारत की जो कानून पद्धति की कुछ शाखाएं हैं, न्यायालय में भी देखिए दीवानी कानून होता है और फौजदारी कानून, यानी दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय भी स्थापन किए जाते हैं। तो दीवानी न्यायालय यानी क्या, अर्थात दीवानी कानून यानी क्या कि यहाँ पर दीवानी कानूनों में अर्थात दीवानी न्यायालयों में संपत्ति से रिलेटेड जो भी मुकदमे हैं उसका समावेश होता है, यानी लोगों के अधिकारों का हनन करने वाले जो भी महत्वपूर्ण विवाद है इस कानून के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि देखिए ज़मीन से संबंधित जो भी कुछ विवाद है, भाड़ा पट्टा है, विवाह है, तलाक है, ऐसे जो महत्वपूर्ण विवाद है वो आते हैं दीवानी न्यायालय में। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दीवानी न्यायालय में संपत्ति से रिलेटेड जो भी विवाद है उनका समावेश होता है। तो फौजदारी न्यायालय में कौन से अपराधों का समावेश होता है, गंभीर स्वरूप के अपराध है, यानी क्या, चोरी, डकैती, दहेज, शारीरिक यातनाएं, हत्या, इन सब अपराधों का समावेश फौजदारी कानून में होता है, अर्थात फौजदारी न्यायालय में होता है। यानी क्या, खून खराबे से जो भी रिलेटेड मुकदमे हैं वो आते हैं फौजदारी न्यायालय में। तो इस तरह से ये जो अपराधों के लिए ये जो मुकदमे हैं, सबसे पहले एफआईआर पुलिस थाने में दर्ज की जाती है, उसकी जांच की जाती है, फिर वो मुकदमा अदालत में दायर होता है और इसमें संबंधित व्यक्ति अगर गुनहगार ठहरा तो उसको बेल नहीं मिलती, यानी अपराध सिद्ध होने पर सज़ा का स्वरूप भी उसका गंभीर होता है। तो इस तरह से आज के पाठ में हमने भारतीय न्यायपालिका की संरचना देखी है। भारतीय न्याय व्यवस्था देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देती है। सामान्य लोगों में भी न्यायालय का जो आदर है, विश्वास है, भावना है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। न्यायपालिका व्यक्ति की स्वतंत्रता, समता, इसकी रक्षा करती है और अपने भारतीय लोकतंत्र के संविधान की रक्षा करने का दायित्व भी अपने न्यायालय पे है। यहाँ पर अपना ये लेसन पूर्ण हुआ है। इसके लिए हम स्वाध्याय देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक धन्यवाद।